नमस्ते बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की कक्षा की एक बहुत ही सुंदर सुविचार से, जो है अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। अर्थात कि हमें हमारे लक्ष्य प्राप्ति की राह में कई मुसीबतें आएंगी, हमें उनसे डरना नहीं है, उनका डट कर सामना करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम हमारी हिंदी भाषा की प्रथम सीढ़ी वर्णमाला के द्वारा। देखो बच्चों, जैसे आपको यहाँ पे एक इमारत दिख रही है, इस इमारत का क्या नाम है? वर्णमाला। आप लोग भी जहाँ रहते होंगे उस इमारत का कोई ना कोई नाम होगा। अब आप नीचे रहते हैं, कोई आपके ऊपर रहता है, अब आपके पड़ोसी ऊपर रहते हैं या आप नीचे रहते हो, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी ये दो पड़ोसी है जो ऊपर नीचे रहते हैं। तो पहला जो पड़ोसी है वो कहाँ रहता है? ऊपर, स्वर, और दूसरा नीचे, व्यंजन। तो बच्चों, वर्णमाला का लेखन करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि सर्वप्रथम स्वर ऊपर लिखे जाते हैं और व्यंजन नीचे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि व्यंजन को ऊपर कर लिया, स्वर को नीचे कर लिया, क्योंकि स्वर का ऊपर रहने का भी कोई अपना अलग महत्व है और व्यंजन को नीचे लिखने का भी अपना एक अलग महत्व है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। सर्वप्रथम हम स्वर की जानकारी प्राप्त करेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती। यह जो वर्ण है यह क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अब स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। बच्चों, जो स्वर होते हैं वो सिर्फ औ तक ही होते हैं, क्योंकि जो अंग है वह क्या है? अनुस्वार, और आहा क्या है? विसर्ग। तो चलिए अब गिनते हैं कि हमारे वर्णमाला में कितने स्वर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो बच्चों, हमारी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? 11। अंग जो है यह है अनुस्वार और आहा है यह है विसर्ग। अब इसके पश्चात स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। ह्रस्व स्वर अर्थात इसे बोलने के लिए अत्यंत थोड़ा सा एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। आपने देखा कि ये बहुत जल्दी ही बोल के खत्म हो गए। अब दीर्घ, दीर्घ अपने नाम से ही पता चलता है कि दीर्घ के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगता होगा। चलिए उच्चारण करके देखते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। अब आपने दोनों में फर्क देखा कि ह्रस्व का उच्चारण करते समय यह सरलता से जल्दी से कम समय में पूरे हो जाते हैं, और दीर्घ के लिए इन्हें ज्यादा समय लगता है, इसीलिए इन्हें दीर्घ और इसे ह्रस्व दो भागों में बांटा गया है। अब है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजनों का उच्चारण करते वक्त हमें किसी न किसी और दूसरे स्वर की आवश्यकता पड़ती है। यह वर्ण स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता और इन्हें दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला भी नहीं जाता, इसीलिए इन्हें स्वरों की सहायता हो चाहिए रहती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब कौन कौन से व्यंजन है और इनका उच्चारण कैसे किया जाता है? जैसे पहला है क, क धन अ क। देखिए क बोलने के बाद अ आ रहा है। ख धन अ ख, ग धन अ ग, घ धन अ घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श। बच्चों, हमारी पूरी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39। पूरे हमारे वर्णमाला में 39 व्यंजन होते हैं। अब इन व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन।
तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन की जानकारी प्राप्त करेंगे। उच्चारण करते समय जीभ मुख से अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, उस स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब जब भी आप इन स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो अपने मुंह के अंदर जो जीभ होती है वह क्या करती है, अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। स्पर्श करना अर्थात टच करती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। वर्णमाला में कुल 25 स्पर्श व्यंजन है। कितने स्पर्श व्यंजन है बच्चों हमारी वर्णमाला में? 25। कौन कौन सी है? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब बच्चों यह जो आखिरी देखो, अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो 5वें नंबर के वर्ण है यह पंचम वर्ण कहलाते हैं। क्योंकि ये 5वें स्थान पे है इसलिए यह पंचम वर्ण कहलाते हैं। अब उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब भी आप इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आपकी जो जीभ होती है वो पूरी तरह से किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अभी अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व। मतलब हमारी वर्णमाला में कुल कितने अंतस्थ व्यंजन हैं? 4। अब इसके पश्चात आता है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी से पैदा होता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब भी आप ये जो वर्ण है बच्चों ऊष्म व्यंजन के, अगर उसे आप उच्चारण करते हो तो अपने मुख के सामने अपना हाथ रखो और देखो कि आपके मुख से गरम गरम भाप आती है। गरम को और क्या कहा जाता है? उष्म। उष्मता से मतलब वो उच्चारण करते हैं इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह। तो उष्म व्यंजन हमारी वर्णमाला में कुल कितने उष्म व्यंजन है? 4। कितने व्यंजन है? 4। उसके बाद आता है बच्चों संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजन के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। अब ये वर्णों का उपयोग करते समय एक से अधिक इन वर्णों का उच्चारण करते समय एक से अधिक वर्णों की सहायता होनी चाहिए। हमें एक वर्ण, पहले व्यंजन में कैसे था? क, धन अ, क। पर संयुक्त व्यंजन में क्या होता है बच्चों कि क, अ नहीं, उसके बाद 2 से ज़्यादा वर्णों की सहायता ली जाती है इनका उच्चारण करने के लिए, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद क्या आप जानते हैं अ को छोड़कर सभी वर्णों की मात्राएं होती है। अर्थात जो स्वर होते हैं उन सभी के पास अपना अपना एक सहयोगी होता है, पार्टनर होता है, पर बेचारा जो अ है वह क्या होता है? अकेला होता है, उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। री, ऋषिका और का उच्चारण और र में ई की मात्रा री की भांति किया जाता है। अर्थात ये दोनों का उच्चारण सेम होता है, समान होता है, परंतु इनका उपयोग अलग अलग तरीकों से किया जाता है और इनका अर्थ भी बिल्कुल विपरीत होता है। ड़ और ढ व्यंजनों का उच्चारण ड और ढ से भिन्न होता है। जैसे इन दोनों में फर्क कुछ नहीं होता बच्चों, सिर्फ ड के नीचे घुंघरू लग जाए तो वो हो जाता है ड़, और ढ के नीचे अगर एक बिंदु आ जाए तो वो होता है ड़। जैसे डमरू, लड़का, यहाँ पे ड और यहाँ पे ड़। वैसे ही मेंढक और पढ़ना, यहाँ पे ढ और यहाँ पे ड़। ड़ और ड़ से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता। उसके बाद है व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही किया जाता है। बिना स्वर के सहायता से व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। अब उसके पश्चात आते हैं हम हमारे गृह कार्य पर। आपको करना क्या है, आपकी कॉपी में सर्वप्रथम पहले पृष्ठ पर आपको, जैसे मैंने बताया था, सबसे ऊपर हेडिंग देनी है वर्णमाला, उसके नीचे स्वर और उसके नीचे व्यंजन। ऐसा कितने बार लिखना है आपको? 2 बार। और फिर उसके बाद दूसरे पृष्ठ पर ऊपर हेडिंग दीजिए 12 खड़ी
और एक बार पूरी बाराखड़ी आपको लिखना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको वर्णमाला की जानकारी समझ में आई होगी। अब हम दूसरी कक्षा में दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।